ओके, चैट आया किसी का। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हरजीत, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साहिल। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वेरी गुड। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कौन सा पार्ट चल रहा था? कंट्रासेप्टिव मेजर्स। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। ओके, मैम आज तो ठीक ही हूँ। क्या हो गया? हर चीज ठीक ही हूँ, क्या दुख हो गए? अनमोल गुड इवनिंग। तो आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जो एक्स्ट्रा है बता रही हूँ, एनसीईआरटी में क्या याद रखना है वो भी बता रही हूँ। बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। वो हम ऑब्वियसली चैप्टर के एंड में करते ही हैं। कल भी हमने करे थे कुछ क्वेश्चन नीट के, आज भी करेंगे। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के करेंगे, तो इसको पढ़ना। तब उठ के बैठ जाओ। ओके मैम, चिकन पॉक्स तभी तो क्लास अटेंड। ओहो हरजीत, चिकन पॉक्स हो गए? अरे बेटा टेक रेस्ट, रिकॉर्डिंग से आ जाएगी तब देख लेना। अगर बहुत तबीयत खराब हो तो चली जाना, कोई बात नहीं। चलो फिर भी तुम आई अप्रिशिएट दैट। ओके चलो, you'll गेट बिल सुन। ओके, तो जितने बच्चे लेटे हो या भाई उठ जाओ, तो चिकन बॉक्स में भी लगा रही है क्लास, शर्म कर लो। ठीक है, एक्टिव हो जाओ। चलो इसे खत्म करेंगे हम लोग अच्छे से, जल्दी जल्दी से, राइट? तो अगला टॉपिक है जो हमारा, वो है इम्प्लांट्स। तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, कौन बताएगा मुझको? हम लोग क्या चल रहे थे? हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट? कॉन्ट्रासेप्टिव्स की हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? क्या मतलब है इस वर्ड्स का? ऑब्जेक्ट्स जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट। प्रेगनेंसी को रोकते हैं। हाँ, जो प्रेगनेंसी होने से रोक दे किसी तरीके से, राइट? उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव। तो सबसे पहले हमने कौन से पढ़े थे? जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे, फेलियर रेट ज्यादा होता था, मेल फीमेल दोनों के लिए है। नेचुरल वाले, नेचुरल मेथड्स, राइट? जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? नो यूज ऑफ केमिकल। हाँ, इनके अंदर हमने पढ़े थे कॉन्डम, फीमेल और मेल के लिए आते हैं। हमने इसके अंदर बना था रिथमिक मेथड, है ना? और हमने इसके अंदर पढ़ा था लैक्टेशनल एमेनोरिया, राइट? 3 मेथड हमने कर लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ मूव करे थे? बता दो, पिटोगे। रिथमिक। इसके बाद क्या किया था? ये तो हो गया नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। उसके बाद क्या किया था बेटा? जब रिवाइज करके आओ उसको, सीक्वेंस थोड़ी तो याद होगी। फिर हमने बैरियर्स पढ़े थे। हाँ, कोशिश करो याद करने की, मैं नहीं कह रही कोई एकदम। कौन बैरियर्स में आएंगे? हाँ बेटा बोल, मैम बोल। कॉन्डम वेरिएशन। सॉरी, या कॉन्डम यहाँ क्यों लिख दिया मैंने? सॉरी सॉरी, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस था ये, है ना? सॉरी सॉरी, विड्रॉल। थैंक यू थैंक यू। ओए तुम सारे कहाँ थे? उसने देख ली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, बैरियर मेथड सबसे पहले कॉन्डम्स, उसके बाद और डायफ्राम्स, हाँ, फीमेल के केस में आते हैं ना डायफ्राम्स और सर्वाइकल पार्ट्स, वेरी गुड, और वर्ड्स। वॉल्स, वेरी गुड, तीनों याद है इस बच्चे को, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, बैरियर के बाद क्या किए थे? इंट्रायूटेराइन डायलिसिस। वेरी वेरी गुड, शाबाश। आईयूडीज की अगर हम बात करें तो ठीक है, अभी भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना? बिना रिवीजन के देखो, तुम्हारा स्कोर हार्ड वर्क अगर मेडिकल में बताऊं तो कैसे होगी? पहले तो अगर तुम सारा देखो, जिनका ड्रॉप है उनका तो बनता है हर एक चैप्टर करना। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा, जो 12th में ही है और सारे चैप्टर नहीं भी कवर कर पा रहा, एक तो पहले डिसाइड कर लो कौन सा चैप्टर कर रहे हो। तो उसके लिए तुम्हारी एनालिसिस होनी चाहिए, उसके लिए ये पूरी सीरीज ही चल रही है। हमारा पर्पस ही है कि हमें नीट क्रैक करना है, राइट? तो पहले तो चैप्टर्स जो तुमने पहले रीड करने हैं, ठीक है? फिर तुम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। एक तो रीडिंग है जो तुम सब कर चुके होंगे अपने स्कूल में, या तुमने जब भी उसे पहली बार पढ़ा होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ट्यूटरिंग से तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो उसको,
क्लास के बाद, ठीक है, कि तुम समझ पा रहे हो। तुम्हारे स्कूल में भी तो पढ़ा रहे होंगे ना यार, वो भी तो अच्छा पढ़ाते होंगे, कुछ ना कुछ तो सबका समझ आता है, मेरा भी कुछ ना कुछ समझ आएगा। फिर तुम उसको दोबारा रीड करोगे, अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी पहले से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पीरियड ऑफ रिवीजन। तो अगर तुम्हारे चांसेस है 50% पेपर क्रैक, अगर मैं बोलूँ 100% तुम्हें पेपर क्रैक करना ही है ना, तो 100% पेपर क्रैक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो ये जो किया है ना तुमने, ये शायद 40% ही क्रैक करा पाएगा, 60% यहाँ से आएगा। तो बिना रिवीजन के नहीं है। थैंक यू शालिनी। तो बिना रिवीजन के नहीं है। तो अगर तुम्हें लगता है ना कि तुमने एक बार चैप्टर समझ लिया क्लास में, एक बार मैंने रीड कर लिया मेरा हो गया, उससे शायद 40% चांसेस है क्रैक होने के। लेकिन तुम जितनी रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा है। तो चाहे तुम सारे चैप्टर ना करो, मान लो 20 चैप्टर है, तुमने 20 में से तुमने 14 चैप्टर प्रिपेयर करे थे, लेकिन 14 चैप्टर को इतनी बार रिवाइज कर लो कि इसमें से जितने क्वेश्चन आए सारे हो जाए। तो रिवीजन इज द की, एक्चुअल में ये है। इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि इसी से होगा। अभी हम चैप्टर करेंगे, आगे के चैप्टर्स पे चले जाएंगे, फिर किसी दिन हम एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे, तो वापस इन चैप्टर पे आएंगे और एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो तुमको पता चलेगा तुमको कितना याद है, तो तुमको पता चलेगा कि तुमको एक्चुअल में कितना आता है। अभी तो तकरीबन बच्चों को याद होगा, जिनको अभी भूल गया है मतलब कि उन्होंने एक बार भी नहीं देखा, और जिनको तब भूल जाएगा मतलब उन्होंने रिवाइज नहीं किया। तो रिवीजन इज द की, ठीक है, याद रखना हमेशा। चलो, ये था सामान्य ज्ञान। अब आओ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पे। हाँ जी, कौन कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, बताओ भाई। 3 categories. वो कितने प्यार से बोला, 3 कैटेगरीज। ओके, पहली वाली में क्या लिखूं? Copper leasing. Non-medicated. नॉन मेडिकेटेड। वैसे तो कॉपर रिलीजिंग PODs. वैसे कॉपर रिलीजिंग भी लिख सकते हैं बेटा, गलत नहीं है, लेकिन जिस सीक्वेंस में रट्टा मारा उसी में याद रख ले। सेकंड है कॉपर रिलीजिंग, इसके भूलने के चांसेस कम होते हैं। और तीसरी Hormone release. बहुत बढ़िया, शाबाश, आपको मिलते हैं 20। नॉन मेडिकेटेड में एक ही तो थी, क्या नाम था? Types and loop. मैंने ना थप्पड़ मारना है, हजार बार बोल दिया। लाइपेज लूप एक ही चीज का नाम है, लाइपेज लूप, लाइप्स एंड लूप नहीं है, दो नहीं है। कॉपर रिलीजिंग CUT, Damn. CU7 मल्टीलोड 375, गुड। और हार्मोनल रिलीजिंग LNG20 and progesterone. LNG20, अरे वाह। और प्रोजेस्ट, गुड, जस्ट अरे वाह, शाबाश, तुमको याद है। इसके बाद क्या किया था? इसके बाद क्या किया Oral था इसके बाद? contraceptives. हाँ, Oral contraceptives. Pills वगैरह. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर हमने बस एक ही करा है जिसका नाम है पिल, जिसके अंदर हमने पढ़ा है पिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? सहेली सहेली। अरे फिर बता दो मुझे सहेली के बारे में 3 चुगलियां। बताओ भाई, कुछ भी बता दो, कुछ तो याद होगा। नॉन स्टीरियोइडल मैम non-steroidal है. चलो, 1 पॉइंट मिल गया इस लड़की को, शाबाश। दूसरा, Once a week इसको देते हैं. वंस इन अ वीक, बाय फीमेल्स गुड, फीमेल्स यूज करती है, शाबाश। responsible for modulation of estrogen receptors in endometrium wall. वेरी गुड, इसने तो बहुत बढ़िया पॉइंट बोल दिया, वेरी गुड। कहाँ डेवलप हुई थी? Or prevent implantation, I guess. ड्रग्स Yeah. सेंट्रल Yeah, रिसर्च CDRI में डेवलप हुई थी। हाँ, तुमने पॉइंट सही बोला है, इम्प्लांटेशन रोक के, गुड। CDR में कौन सी जगह CDRI? तो पूरी इंडिया में है, कौन सा स्टेट था? लखनऊ. लखनऊ बेटा नवाबों की सिटी है लखनऊ। यस, शाबाश, वेरी गुड। केमिकल कॉम्पोजिशन
क्या है इसके अंदर केमिकल का नाम? हम्म सेंक्रोमन सेंट्रो मन चल मन, हाँ, लिख चैट में लिख, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना। चैट में लिख जरा, मुझे ना आवाज नहीं आ रही तेरी सही। अरे वाह, तुम आ गए इतने सारे बच्चे, मुझे लगा भाग गए। नाइस। और कोई, क्या नाम था केमिकल का? सेंट कॉमन, हाँ स्पेलिंग थोड़े हिले हुए हैं पर सही है। सेंट कॉमन केमिकल था, गुड, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद क्वेश्चंस किए थे। Yes, क्वेश्चन ma'am. करते करते हमने एक सर्जिकल प्रोसीजर भी कर लिया था, जिसका Yes, ma'am. सक्सेस रेट बहुत हाई है, रिवर्सल बहुत गलत है। तो कौन सी दो सर्जरी थी? Tubectomy and vasectomy. Vasectomy or tubectomy? वेसिक सॉरी वेसिक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। किस में होती है ट्यूबेक्टोमी Females. मेल्स और वेसिक्टोमी? मेल्स Males Males. में. Males में. वेसिक्टोमी होती है मेल्स में, क्योंकि उनकी वासा डिफरेंस को करते हैं, और ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल में, क्योंकि उनमें फेलोपियन ट्यूब को करते हैं। ठीक है, तो इसका याद रख लें, क्योंकि यहाँ फेलोपियन ट्यूब है ना, इसलिए इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। एक याद रखोगे तो दो याद रह जाएंगी, है ना। दूसरा वाला तो ऑपोजिट ही बचा, राइट। सर्जिकल मेथड है, सक्सेस रेट मैक्सिमम है। यस, पोस्ट क्वाइड, यस। उसके बाद एक पिल भी करी थी 7-2R पिल, वो क्या होती थी? 7-2R पिल करी थी ना, क्या था वो कॉन्सेप्ट? 7-2R पिल जो थी वो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन से बनती है। तो ये कब लेते हैं, क्वाइटिस से पहले या बाद में? बाद में बाद आफ्टर क्वाइटिस, है ना। क्वाइटिस 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है, ये इम्प्लांटेशन से बचा देती है, ठीक, मोस्टली बट नॉट ऑलवेज, ऑब्वियसली, राइट। गुड, उनको याद है। चलो स्टार्ट करें फिर आज का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो लेट्स स्टार्ट Yes, विद ma'am. इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स का मतलब है किसी चीज को बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया है, ओके, और जिससे यूज होगा। प्रॉपर्टी भी देखा जाए तो हमने एक तरह से अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दी थी ना, यूट्रस के अंदर। इम्प्लांट्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसका एग्जाम्पल जो देता है एनसीईआरटी, वो देता है नोर प्लांट। तो नोर प्लांट इज एन इम्प्लांट, तो तुम प्लांट और प्लांट से वर्ड याद रख लेना, ठीक है। तो इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट एक हार्मोन रिलीजिंग स्टिक्स होती है। तो देखो, इसमें केमिकल क्या है? हार्मोन, तो ये हार्मोनल हुई, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हार्मोन रिलीजिंग स्टिक्स होती है, अभी दिखाऊंगी कैसी दिखती है। तो ये बेसिकली स्मॉल छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं, ऐसी ना, प्लास्टिक की छोटी छोटी स्टिक जैसी, ऐसे होगी, ठीक है। तो ये 6 हार्मोन रिलीजिंग स्टिक्स है, क्योंकि हम नॉर प्लांट की बात कर रहे हैं ना, तो ये 6 ही होती है, ठीक है। ये बेटा माइक बंद कर ले, विश्वा भारती। तो ये छोटी छोटी 6 हार्मोन रिलीजिंग स्टिक्स हैं, जो जिनके अंदर हार्मोन होता है प्रोजेस्टिन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन का ही एनालॉग हो गया, प्रोजेस्टिन होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ही होने दे रही, और सर्विकल म्यूकस को और थिक कर देती है, कि अगर इंसेमिनेशन हो भी रही है तो स्पर्म इजीली मूव ना कर पाए। कि क्या है ना, कि अगर ये सर्विक्स है मान लो, है ना, और ये नीचे हमारा यूट्रस है, हर बार तो हम ये क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, वेजाइना है, क्या हो गया मुझे, ये वेजाइना है, पर ये है सर्विक्स यहाँ पर। तो अगर सर्विक्स का म्यूकस थिक हो गया, म्यूकस क्या होता है? स्लाइमी सी लेयर होती है, यहाँ म्यूकस थिक कर दो इस एरिया का, तो बेटा स्पर्म अगर मैं बना लूँ स्पर्म रेड कलर के, तो अगर इंसेमिनेशन हुई और रिलीज भी हुए स्पर्म, कुछ स्पर्म ही आगे जा पाएंगे मुश्किल से, मोस्टली स्पर्म रुक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतनी थिक सी म्यूकस है ना, क्रॉस नहीं कर पा रहे वो, उनको, उनके पास कौन सा लड़ने के लिए तलवारें हैं, कैसे ऐसे करके अंदर चले जाए, राइट। तो सर्विकस म्यूकस को थिक करती है, और ये प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन। उसके अलावा इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इसकी लोकेशन होती है, हम इसको इंसर्ट करते हैं अंडर द स्किन थ्रू सर्जरी। तो ये सर्जिकल प्रोसेस से इंट्रोड्यूस होगी स्किन के अंदर, सब क्यूटेनियसली ऐसे उसको अंदर इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। तो ये होते हैं नॉर प्लांट्स, स्पेशली नॉर प्लांट की बात करिए इम्प्लांट में। तो एक ही एग्जाम्पल तुमको याद रखना है। क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट कर लो।
एग्जैक्ट पॉइंट दे रखे हैं, कुछ फालतू की बात नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट है, इससे तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो तुमको और समझ आ जाएगा। पॉइंट्स एग्जैक्ट दे रखे हैं, ये फंक्शन, ये इसकी लोकेशन, उसके अंदर केमिकल क्या है, वो एग्जैक्टली है क्या चीज़, और ये उसके एग्जाम्पल का नाम, और ये हार्मोन रिलीजिंग है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आएगा तो बोल देगा नॉन हार्मोन रिलीजिंग है, ऐसे करके कॉपर रिलीजिंग है, तो अपना ऐसे दिमाग घूम जाएगा, अरे कहाँ पढ़ा था। 10 ऐसे लिख लो यार, तो बहुत सारे। जब पढ़ाऊँ तब रुक जाया करो, फिर मैं तुम्हें लिखने का टाइम दे दूंगी, साथ साथ मत लिखा करो, कुछ एक्स्ट्रा बनाऊँ तो बताऊँ तो लिख लिया करो। इतना टाइम तो नहीं लगता तुमको, लिख लिया है ना? चालाक हो, चुपचाप बैठे हो, आगे चलूं? चलूंगी नहीं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये रहे नॉट प्लांट्स। ये रहे स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं नॉट प्लांट्स। धीरे धीरे ये हार्मोन रिलीज करते रहते हैं और फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे। बेटा नॉर प्लांट फीमेल में इंट्रोड्यूस होंगे, मेल में मत चढ़ा के आ जाना, लिख लो भाई, जो थोड़े कबूतर टाइप के बच्चे हैं। बेटा फीमेल में है, फीमेल यूज इट। मेल क्या करेगा प्रोजेस्टेरोन अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करके भी, है ना? तो ये नॉर प्लांट्स है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसमें। आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो छोटे से ऐसे से मार कर ले नॉर प्लांट। ओके, ये कल मुझसे एमपी पूछा था और मैंने बोला था आएगा, कि देखो आ गया। इसे पता चलता मैं झूठ नहीं बोलती कभी कभार। तो डेपो प्रोवेरा इज एन इंजेक्टेबल, मतलब ऐसे सुई लगती है, इट्स एन इंजेक्टेबल, पहली चीज टेबलेट नहीं है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इतने सारे नाम, उनके साथ इतने सारे, कंफ्यूजन तो होगी ना, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में हम तो नहीं अभी देख रहे ना इसको, तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैंने तुमको ये पिक्चर्स इंट्रोड्यूस करी है ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तुम्हें पिक्चर तो याद हो। तो डेपो वगैरह इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन है ये, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल हार्मोन, तो जो पिल की कॉन्सेंट्रेशन होती है हार्मोन वाली, है ना, हार्मोन वाली पिल कराई थी ना। एक पिल होती है जिसमें दोनों हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एक सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाली पिल होती है, याद है? Yes, ma'am. तो इसमें सहेली का नाम आएगा? No, ma'am. नो, यस। तो ये बर्थ कंट्रोल पिल की जो कॉम्पोजिशन होती है वो इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है, क्योंकि इंजेक्शन ज़्यादा, हम कह सकते हैं ज़्यादा जल्दी इफेक्ट कर सकते हैं। इफ यू थिंक अबाउट इट, इंजेक्शन डायरेक्टली किसको देते हैं? नर्व में दिए जाते हैं। तो सीधा ब्लड में मेडिसिन घुल गई, तुम दवाई खा रहे हो, वो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम से फिर घुल के ब्लड के अंदर जाती है, टाइम तो लगता है ना। तो ये बर्थ कंट्रोल पिल हार्मोन है, ये प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तुमसे ये पूछ लेंगे कि क्या प्रिवेंट करता है। इफेक्टिव फॉर अबाउट 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के लिए इफेक्टिव होता है, फिर उसको दोबारा से लेना पड़ता है, 3-3 महीने के बाद इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो उसको कहते हैं डेपो प्रोविरा, ये इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये नीट के परस्पेक्टिव से पूछ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। डन, Yes, लिख ma'am. लो, लिख लो। Done, ma'am. Done, ma'am. अच्छा, मेरे बोलते बोलते लिख लिया ना तूने, मैं बोला था ना, रुक जा। चलो आगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब कोई ही नहीं लिखेगा, ऐसे पेन लो, उसको छोड़ दो, मुझको बोलने दो, पढ़ने दो, पढ़ा लो, पढ़ लो, मैं पढ़ा लूँ, उसके बाद लिख लेना, दे रही हूँ तुम्हें समय। एक कोई केबीसी तो है नहीं कि टाइमर खत्म हो जाएगा, कमाल है। एमटीपीस, एमटीपीएस छोटा है ना बेटा, तो वो प्लूरल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी फुल फॉर्म में ढूंढने लग जाना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी,
तो हम मेडिकली किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब कि अबॉर्शन कर देते हैं अपनी विल से, उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको ये भी कह सकते हैं कि बेबी को अबॉर्ट कर देना, मतलब बेबी का जन्म ना होने देना नेचुरल डिलीवरी से पहले। तो नेचुरली पार्चुरेशन होते उससे पहले बेबी को अबॉर्ट कर दिया, उसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीबी लीगलाइज हुई थी इंडिया में 1971। तो ये बन गया हमारा नीट का क्वेश्चन। ये है डायरेक्ट वाले क्वेश्चन, इनको इजी कैटेगरी में काउंट किया जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट है। तो हम बिलीव करते हैं तुम रट्टा मारने में बहुत अच्छे हो, मारो रट्टा, लिखना नहीं है अभी। एमटीबी की जो अमेंडमेंट आई है इंडिया में वो 2017 के अंदर एक प्रॉपर अमेंडमेंट आई है, पूरे रूल्स लिखे गए हैं। पहले लीगलाइज कर दिया, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि इसका बहुत ही लीगल यूज है भैया। स्पेशली फीमेल के केस में अगर फीमेल चाइल्ड पता चल जाता है तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं। तो फिर इसकी एक पूरी अमेंडमेंट आई कि कब कब एमटीपीज अलाउड है, कब कब नहीं अलाउड है, ठीक है। तो लीगलाइज 1971 में हुई है और 2017 के अंदर अमेंडमेंट आई थी। करेक्ट। अब लिख लो, Yes, ma'am. अब लिख लो, दी आज़ादी। तो जो ड्रॉपर है वो कितने घंटे वायो करते हैं, सच बताना। 2 ढाई घंटे मैक्स। फिजिक्स। Done, ma'am. ओके। फिजिक्स फिजिक्स। फिजिक्स 2 घंटे का लेक्चर, मतलब 2 घंटे की, और डीपीपी वगैरह सॉल्व करने के बाद उसके तो लिए ये जाते दो 2 घंटे। तो ये 2 ढाई घंटे तूने मैंने लेक्चर इंक्लूड करके बोला था। नो मैम, बायो बायो का तो ऐसा होता है कि 1 घंटे में एक चैप्टर हो जाता है ना, मतलब ड्रॉपर हूँ, रिपीटर हूँ। हाँ हाँ, मैं तेरी ही बात कर रही हूँ बेटा, तुम ही हो वो। और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी ऐसे ही 2 2 घंटे लेक्चर, विदाउट लेक्चर। ओके, मतलब सबसे ज्यादा फिजिक्स में टाइम लगता है, सबसे कम बायो में। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा ठीक, गुड। चलो भाई, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कंडीशन समझ लेते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ रूल है जो तुमको पता होना चाहिए। पहले बताओ, स्क्रीन पूरी दिख रही है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. कोई नहीं लिखेगा अभी, कोई नहीं लिखेगा, Yes, ma'am. ठीक है। अभी समझ लो। तो समझो इसकी हमें ये 1 to 9 क्या लिखे, ये मंथ्स लिखे हैं, ठीक है, मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। मैं इसको गेस्टेशन पीरियड भी कह सकती हूँ, है ना, जेस्टेशन पीरियड की बात हो रही है। तो देखो, अगर कोई फीमेल है, वो फीमेल है प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट 3 मंथ को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इस टाइम पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है काफ़ी हद तक सेफ। इस टाइम पे बेबी को अबॉर्ट करना है सेफ कंपैरेटिवली, ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ों की डेवलपमेंट नहीं है। तो बेबी को सेफली अबॉर्ट किया जा सकता है एक प्रोफेशनल डॉक्टर की मदद से, और उसमें मदर को भी ज़्यादा हार्म नहीं होगा, और मतलब मदर रिकवर कर सकती है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब 12 वीक, तो स्टार्टिंग 12 वीक्स के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ है। ये इस पॉइंट में ये बताना चाहते हैं। दूसरा, मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसेस के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए होती है, एटलीस्ट 1 डॉक्टर हैव टू अप्रूव कि यहाँ पे अबॉर्शन चाहिए। देखो, अबॉर्शन ऐसा नहीं है कोई जाके बोले अबॉर्ट करना है अबॉर्ट हो जाएगा, आपको रीज़न देने पड़ते हैं क्यों। तो आप बोल सकते हो कि अनप्लैन्ड बेबी है, अगर आपके पास एक वैलिड रीज़न है कि बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है या बेबी अनप्लैन्ड है, तो इस कंडीशन में, या रेप केस है, तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी हो जाता है। फिर एक डॉक्टर अप्रूवल दे देता है कि हाँ भाई फैमिली नहीं है तैयार, तो चलो अबॉर्ट कर देते हैं, क्या अनप्रोडक्टिव सेक्स हो गया था, तो अनफॉर्चुनेटली दे कंसीव्ड अ बेबी, दे डिडंट नो, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ है। पहला पॉइंट लिख लो, ये लिखो लिखो लिखो।
Done, ma'am. वो तो तेरे मैम मेरे 1 टाइमिंग मैच हो सेकेंड। गए बेटा। 2 सेकंड ले, 1 2 हो गए। सेकंड तो तेरे सेकंड बोलने से ही खत्म हो गए थे। बच्ची क्या कह दिया। कितने दिन हो गए आर्यन की हंसी नहीं देखी हमने। आर्यन ने तो हंसना ही छोड़ दिया पढ़ते पढ़ते। आ गया। चलो आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब देखो इतना बड़ा डायग्राम मैंने इसलिए थोड़ी बनाया था कि तुमको बस स्टार्टिंग के 3 बंद दिखाने थे, और भी तो दिखाएंगे। तो इसको छोटा करती हूँ ना, सब बिगड़ जाता है। ओके, सो अब देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो निकल गया, लेकिन उसके बाद कभी कभार ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक नहीं पता चलता प्रेगनेंसी है। सच में नहीं पता चलता फीमेल को। ठीक है, ऐसे कुछ खास फिजिकल चेंजेस तो दिखाई नहीं देते हैं, तो मान लो नहीं पता चला, या फिर पता चल गया पर वो डिसाइड नहीं कर पाए कि इसको अबॉर्ट करना है या नहीं। ठीक है, या फिर 3 मंथ्स के बाद उनको पता चला कि शायद बेबी में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, ऐसी कोई डिजीज हो सकती है जिसके लिए वो लोग तैयार नहीं है, एंड दे डोंट वांट टू हैव द बेबी। सो तो ये आ गई। अब कौन सा मंथ आ गया, ये प्रेगनेंसी का मंथ है, 4th 5th एंड 6th। तो 4th 5th एंड 6th के लिए एमटीपी जो होती है रिलेटिवली सेफ नहीं होती है। एक सेकेंड, क्या हो गया, मेरे को लगता है वो, सॉरी यही ना काट लेना, मैंने शायद गलती से लिखते लिखते कुछ लिख दिया। ओके, रिलेटिवली डेंजरस होती है, या लिखो डेंजरस। ठीक है, अभी मत लिखना मतलब। ओके, सॉरी हाँ, कभी कभार लिखते लिखते हो जाता है। तो जो एमटीबीज होती है वो उसके बाद के मंथ के लिए वो डेंजरस होती है इस टाइमिंग पे, क्योंकि बॉडी का बहुत सारा पार्ट बन चुका होता है। इस टाइम पे अगर अबॉर्शन करवाई जाए तो मदर की जान को भी खतरा है, बच्चे की जान को भी खतरा है। लेकिन फिर भी अगर किसी को अबॉर्शन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रेप केस है, दे डोंट वांट द बेबी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है ऐसी वाली, जो बच्चा पैदा होगा उसको ऐसी हेल्थ कंडीशन है कि उसके साथ वो नहीं चाहते कि एक बच्चा पूरी जिंदगी जिए। ठीक है, सो इन दैट केस एमटीवी की ज़रूरत है। तो क्या कंडीशन एक फैमिली को फुलफिल करनी पड़ेगी, पहले लाइफ ऑफ मदर इज डेंजर, या तो माँ की लाइफ खतरे में है, उस कंडीशन में डॉक्टर कहेगा ओके हम एमटीवी परफॉर्म कर लेते हैं कि अगर ये बेबी डिलीवर होने तक पहुंचा तो माँ की जान को खतरा है। या फिर एबनॉर्मल चाइल्ड, चाइल्ड की बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो फिर वो परमिशन देंगे कि ओके हम अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, और इस एमटीवी को अप्रूव करने के लिए एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की मंजूरी चाहिए। ओके, दे हैव टू अप्रूव इट, तब जाके एमटीपी अप्रूव होगी, फिर ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगली करा सकते हैं। ओके, तो ये लीगल प्रोसीजर्स है अगर कोई लीगली कराना चाहता है। लोग इलीगली भी कराते हैं, पर फिर वो डॉक्टर जनरली एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते, वो क्वैक्स होते हैं। सो फिर उनके साथ डेंजर बहुत होता है जनरली, उसमें फेटेलिटी रेट बहुत हाई है, माँ की जान भी जाती है और बच्चे की भी। ओके, लिख लो, ये सेकंड केस था हमारा। अब लिख सकते हो आप। समय है। डन मैम। डन। Done, ma'am. बहुत स्पीड में लिखी बच्ची। ये कौन सी जगह है, ये मत बोलना पेरिस। नहीं पता। Paris. तो इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हैं, क्या हो गया। पेरिस है ये क्या चीज दिख रही है यहाँ पे। Eiffel Tower. आईफिल टावर देखा किसी ने फोटो में। Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैंने भी देखा है, देखो सिमिलैरिटी। फ्रांस का क्या फेमस है। अरे आईफिल टावर ही फेमस है यार, हद हो गई। कुछ भी बोलो, मुझे क्या पता। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ। फ्रेंच। French. फ्रेंच, ओके। तो फ्रेंच से याद रखेंगे हम अ फ्रेंच ड्रग। ठीक है, तो फ्रेंच से याद रखना एक फ्रेंच ड्रग। कभी कभार एक बार पहले क्वेश्चन पूछा गया है, काफी टाइम से नहीं आया पर आ चुका है, तो इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंच से याद रखना हमें एक फ्रेंच ड्रग, तो मैंने तुम्हें बीच में पढ़ाई और किसी कैटेगरी में नहीं पढ़ाई। इसका नाम है RU486। ओके,
आर यू 486? आर यू 486 kg? कितने किलो के हो तुम? आई डोंट थिंक सो. ओके, सो आर यू 486, राइट? इसके अंदर क्या होता है? इसका दूसरा नाम भी है माइफिप्रिस्टोन. माइफिप्रिस्टोन मेरे हिसाब से प्रोनाउंसिएशन ये है, पर प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकती है. ओके, फ्रेंच ड्रग है और मुझे फ्रेंच नहीं आती. ओके, तो ये क्या करती है? ये इंड्यूस करती है अबॉर्शन. ठीक है, ये होती क्या है? ये बेसिकली पिल्स होती हैं. ओके, सो एक फ्रेंच ड्रग है जो पिल्स की फॉर्म में यूज होती है, मेविप्रिस्टोन. इसका नाम है आरयू 486. ये इंड्यूस करती है अबॉर्शन, ये अबॉर्शन कराती है, इसलिए हम इसको एमटीपी के अंदर पढ़ रहे हैं. यानी कि आफ्टर क्वार्टर्स ये पिल ली जाएगी जब कंसीव हो चुका है बेबी, कंफर्म है कि इम्प्लांटेशन भी हो चुकी है. ठीक है, नॉट सर्जिकल अबॉर्शन है, ये कोई सर्जरी नहीं हुई है, इसमें सिर्फ मेडिसिन खाई है, कॉम्बिनेशन में खाई जाती है. ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन है. ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन आया था कि किस टाइप की मेडिसिन है ये. क्या करती है ये ब्लॉक करती है एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड डज नॉट लेट द एंड्रोमीट्रियम बिकम थिक कॉजिंग ब्लीडिंग एंड अबॉर्ट द फीटस. सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कर रही है ये सिंपली प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को रोक रही है. तो अगर प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन नहीं हो पाएगा तो एंड्रोमीट्रियम थिक थोड़ी हो पाएगी. एंड्रोमीट्रियम जो इसने थिक होनी थी और उसने बच्चे को आगे ग्रो करने देना है, तो ये थिन होने लग गई और ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई. तो अगर प्रेगनेंसी के बीच में ब्लीडिंग होगी तो बेटा बच्चा कहाँ रहेगा? ब्लास्टोसिस्ट तो एंडोमीट्रियम में ही धंसा हुआ था ना. तो इसलिए ये अबॉर्शन इंड्यूस करा देती है. तो इम्प्लांटेशन के बाद ये फ्रेंच ड्रग ली जाती है और जनरली ना दूसरी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में ली जाती है, और भी मेडिसिन लेते हैं और इसे अबॉर्शन इंड्यूस करा देते हैं अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, यस साहिल. मैम फिर तो सहेली का भी यही फंक्शन था कि लाइक वो भी तो ब्लीडिंग करवा देती थी एंडोमेट्रियम को लेयर को थिक किए बिना. हाँ, वो ब्लीडिंग इंड्यूस करा देती है ना, लेकिन ये बेसिकली अबॉर्ट करा रही है ना. तो वो तो इम्प्लांटेशन होने नहीं देती थी ना, लेकिन ये तो इम्प्लांटेशन के बाद हो रही है. तो अगर वो इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रही तो प्रेगनेंसी हुई नहीं, लेकिन ये इम्प्लांटेशन के बाद हो रही है तो ये अबॉर्शन होगी. तो अबॉर्शन प्रेगनेंसी के बाद होती है. समझे? ओके, डन मैम, डन. ओके, हाथ नीचे कर ले बेटा. ठीक है, तो ये चीज को समझ जाना सब कि अबॉर्शन अगर वर्ड आया है दैट मीन्स आफ्टर प्रेगनेंसी. आफ्टर प्रेगनेंसी, और मैं प्रेगनेंसी सिर्फ तब बोल सकती हूँ जब इम्प्लांटेशन हैपेंड. ओके, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसका देखा जाए तो, राइट, नो डाउट. लेकिन जितनी भी ड्रिल्स हम वो बोल रहे हैं, हम वो कह रहे हैं प्रिवेंट प्रेगनेंसी. प्रिवेंट प्रेगनेंसी का मतलब है इम्प्लांटेशन नहीं होने देनी है. तो प्रिवेंट प्रेगनेंसी का ये भी मतलब हो सकता है, एक तो ये गैमीट फ्यूजन नहीं होने देनी, या तो गैमीट की फ्यूजन रोक दो या फिर स्टॉप इम्प्लांटेशन. ओके, दो चीजें इसका मतलब हो सकता है. समझ आया फर्क सबको? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. कक्षा के छात्र एवं छात्राओं लिख लो. दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ है? Yes, ma'am. लिखो फिर, लिखो 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 फटाफट लिखो. तो फ्रांसिस ऑफ फ्रेंच ड्रग याद रखेंगे जो है RU 486. 4 का डबल 8, 6 तो तुम खुद ही याद रख लो. मेविप्रिस्टोन का कुछ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में. एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, नॉन सर्जिकल है, इंड्यूस करती है अबॉर्शन, और अबॉर्शन की सिर्फ एक ड्रग बताई है मैंने तुम्हें, तो फिर तो तुमको याद रह जानी चाहिए. नहीं रखोगे तो पाप लगेगा. डन? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. कितना थका हुआ है. हाँ यार, बस डन मैम, डन यस. मैम. ओके, अब एक क्वेश्चन है, एक सवाल जो झंझोड़ के रख देगा तुम्हारी बायोलॉजी को. वो है कि हाउ कैन बी डिसाइड, बी नहीं भैया वी. मुझको लगता है मुझे प्रेजेंटेशन लिखते हुए ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए. हाउ कैन वी डिसाइड वेदर अ कपल इज फर्टाइल और इनफर्टाइल? कोई कपल फर्टाइल कब कहलाएगा? जब उनके बेबी कंसीव होगा. हम किसी को इनफर्टाइल कब कहेंगे? हमें कैसे एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये कपल इनफर्टाइल है? कोई भी कपल नेचुरली विदाउट
प्रिकॉशन बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो गया 1 महीना हो गया, नहीं बेबी कंसीव हुआ, तो हम उसको इनफर्टाइल बोल देंगे, या हम 1 साल वेट करेंगे, या हम 2 साल वेट करेंगे? कब हम किसी कपल को इनफर्टाइल बोलते हैं, इररिस्पेक्टिव फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, मेल में है या दोनों में है? 1 year तक, 1 ईयर 2 years तक। और कोई? 2 इयर्स तक, ओके। ये मुझे किसी ने 3 बोला ना, मैं क्लास से चली जाऊंगी। हम अगर एक दो तीन इनफर्टाइल होगा जितना मर्जी वेट कर लो, बेबी तो कंसीव नहीं होगा। हाँ, तो हम उनको कब एग्जैक्टली इनफर्टाइल कंसीडर करेंगे ना? मैम जब वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो बेटा यस स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना? तो हम एग्जैक्टली किस पीरियड पे उस कपल को इनफर्टाइल कहने लग जाएंगे? ऐसा भी तो होता है ना, कुछ लोग कंसीव करने की कोशिश करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एग भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन की टाइमिंग गलत है। एग तो 24 घंटे के लिए एक ही बार महीने में आएगा फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में। तो कभी कभार कंसीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी मंथ के बाद कंसीव कर पाते हैं, वो कपल इनफर्टाइल नहीं होते हैं, वो बस चांस फैक्टर है। तो हम इनफर्टाइल कब कह देंगे उन्हें कि यार ये चांस फैक्टर नहीं है, ये पक्का इनफर्टाइल है? After 1 आफ्टर year, मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज? इश, लाइक को आफ्टर मेनोपॉज, वो तो ऑफिस हो गया ना। ऐसे कोई कपल इनफर्टाइल कब कहलाएगा? 30 की एज में भी तो लोग इनफर्टाइल होते हैं। Ma'am, failure of conceive even after unprotected sexual intercourse. फॉर हाउ मच टाइम? 1 year, 2 years. ये स्टार्ट हो गया 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर। द करेक्ट आंसर इज inability of a couple to conceive a baby even after unprotected intercourse for around 2 years, around 2 years तक। एग्जैक्ट तो डेट नहीं हम भी लगाते हैं ना, एग्जैक्ट तो डेट कपल को भी नहीं पता होगी एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया, तो अराउंड 2 ईयर का पीरियड तक वेट करते हैं। अगर 2 ईयर्स तक वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेबी नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो अज्यूम किया जाता है कि यार ये इनफर्टाइल है, यानी कि फीमेल या मेल में से किसी की बॉडी या दोनों की बॉडी में कोई कमी है जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है। अब ये दूसरे मेथड्स की तरफ जाएंगे फर्टिलिटी को लेने कंसीव करने के लिए, ठीक है? तो किसी को इनफर्टाइल तब कहा जाएगा जब एटलीस्ट 2 ईयर्स तक कोशिश की जा सके। ओके, और तो ये लाइन नोट कर लो, ये लाइन नोट कर लो। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन आ सकती है इजी क्वेश्चन में, डिफिकल्ट में नहीं पर इजी में। डन मैम। ओके, सुन नहीं रही थी ये मेरी बात, लिख रही थी। मैम चालाक हो। सुन रही थी। ये आर्यन के आगे दांत बाहर। आर्यन हर बार हंसते हो तो आंखों से आंसू निकलते हैं, इतना कितना हंसते हो हैं? आंखें चेक करा ले अपनी। चलो आगे आ रही हूँ। अब एक प्रोसेस है, उसके बाद हम लोग मेथड पढ़ेंगे। देखो अगर कोई इनफर्टाइल है तो उसके बाद कुछ मेथड्स पढ़े जाएंगे कि जो इनफर्टाइल कपल है वो कैसे फर्टिलिटी अचीव कर पाए। कुछ वेज है जिनके थ्रू वो खुद फर्टाइल हो सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं प्रेगनेंसी, या फिर कुछ वेज है जिसके थ्रू वो बच्चा किसी और का अडॉप्ट भी कर सकते हैं, राइट? तो एक अडॉप्शन होता है और एक खुद को कंसीव करने वाले कुछ वेज होते हैं। तो वो करने से पहले एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। सुना है किसी ने? यस yes, मैम। मैम। अरे वाह, क्या होता है ये? मैम इससे बच्चे के सेक्स का पता लगता है कि वो फीमेल है कि मेल है। वेरी गुड, ये एक यूज And होता है। also we came to know These about the chromosomal diseases. abnormalities in the baby. हाँ, एबनॉर्मलिटीज इन द बेबी, यस। और तीसरा होता क्या है ये तो तुमने यूज बता दे, क्वेश्चन नहीं सुनते ना। मैंने पूछा एमनियोसेंटेसिस होता क्या, तुम उसके यूज बना रहे हो। मैं पूछ रही हूँ procedure मैगी amniotic performed during fluid निकाला जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। क्या निकाला जाता है? a Amniotic procedure performed during pregnancy to obtain amniotic fluid test for the chromosomal abnormalities and fetal infections. सॉलिड मारा बेटा, शाबाश, गुड। तुमने भी सही बोला, वो पहले जो बोल रहा था उसने भी बिल्कुल सही बोला, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के टेस्ट करते हैं। तो जब मैं पूछूं प्रोसेस क्या है तो ये बताया करो, यूज बता रहे हो। मैं पूछ रही हूँ मैगी क्या है, तुम मुझे बता रहे हो खाने खाने से पेट भरता है। क्या कहते हो यार? एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जो यूज होता है एक्चुअल में, जो इसका यूज जिसके लिए इस बेचारे को डिस्कवर किया गया, इसका यूज क्या था? यूज था कि हमने किसी जो होने वाला बच्चा उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज को चेक करना है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज
को ढूंढना है, डिटेक्ट करना है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है ये एब्नॉर्मेलिटी है। क्या हम कुछ कर सकते हैं किसी एब्नॉर्मेलिटी को इसी स्टेज पे कंट्रोल करें? हम कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं कि जब ये बच्चा है तो उसको स्पेशल अटेंशन चाहिए, उन सब की ऑलरेडी अरेंजमेंट हो? क्या हम इस बच्चों को चाहते हैं इस एब्नॉर्मेलिटीज के साथ इस दुनिया में लाना, या अभी भी टाइम है पेरेंट्स अबॉर्ट कर पाए? ये पेरेंट्स की डिसीजन होती है डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ। इसमें हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू का कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर मुझे क्या लगता है, वो पेरेंट्स और उनके डॉक्टर की है, तो हमें इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये किसी का पर्सनल मैटर होता है, ठीक है। लेकिन वो इसे यूज कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं जानने के लिए, राइट, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू पता करने के लिए कि एब्नॉर्मेलिटी है या नहीं। लेकिन हम हैं इंसान, तो हम मिसयूज तो करेंगे ही। मिसयूज नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा मनुष्य प्रजाति है हम? तो इसका मिसयूज होता है। मिसयूज क्या होता है? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन मिसयूज नहीं है। जो जनरली फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन एक मिसयूज नहीं है। वो पहले बच्चे का सेक्स जानते हैं तो वो कपड़े उस हिसाब से लेते हैं ना, पता है बेटी होनी है तो बेटी के हिसाब के कपड़े ले लिए, बेटा होना है बेटे के हिसाब के कपड़े ले लिए, तो वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, चेरिश करते हैं। मिसयूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन इंडिया मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि ये होता है। तो यहाँ पे क्या मिसयूज है कि पता चल गया कि फीमेल है, तो जैसे पता चलता है फीमेल है तो वो अबॉर्ट करा देते हैं। अब अगर एमनियोसेंटेसिस कर दी है उन्होंने 5वें महीने में, ठीक है, वैसे तो स्टार्टिंग मंथ्स में की जाती है, ठीक है, क्योंकि सेफ होता है ना अबॉर्शन फर्स्ट 3 मंथ्स में, लेकिन अब इन्होंने करी है एमनियोसेंसिटिव 5th मंथ में, ठीक है, प्रेगनेंसी देर से पता चली या कुछ भी रीजन है, इन्होंने करी 6th मंथ में, इनको पता चला बेटी होती है तो ये अबॉर्ट करवा देते हैं। ये परवाह नहीं करते मदर की जान को खतरा है या बच्चे की जान को खतरा। बच्चा तो चलो वो मरवा ही रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि उससे मदर को क्या इन्फेक्ट होगा, उसकी जान भी जा सकती है और ऊपर से मेंटल टॉर्चर भी होता है, राइट। तो इसलिए ये इसका बहुत बड़ा मिसयूज है कि फीमेल चाइल्ड पता चलती है उसे मार दिया जाता है। हर कोई नहीं करता, लेकिन जो करते हैं वो करते हैं। और जर्नली एमनियोसेंटेसिस का जो मिसयूज होता है उसके लिए जो डॉक्टर्स यूज किए जाते हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते, वो होते हैं क्वैक्स। क्वैक्स क्या होते हैं? क्वैक्स तो पता होना चाहिए। क्वैक्स होते हैं फेक डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स नहीं होते, जिन्होंने एमबीबीएस नहीं किया होता, उन्होंने मैनेज एंट्रेंस नहीं क्लियर किया होता है, वो प्रिटेंड करते हैं टू ए डॉक्टर, या तो वो किसी डॉक्टर के अंदर काम करके आए होते हैं तो उनको थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जाती है। मैं भी तो तुम्हें बायो पढ़ा रही हूँ ना, तो कितनी सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ना। मैं सर्जरीज वो नहीं परफॉर्म कर सकती, मैं एनिमल सर्जरी परफॉर्म कर सकती हूँ, वो मेरी स्पेशलाइजेशन है, राइट। लेकिन मैं इंसानों में सर्जरी थोड़ी कर सकती। तो अगर मैं डॉक्टर बनने की एक्टिंग करूँ तो मैं क्वैक हो जाऊंगी। मैं डॉक्टरेट हो सकती हूँ अगर मैं पीएचडी करूँ, डॉक्टर होंगे जब एमबीबीएस करूँ, लेकिन अगर मैं इसमें से कुछ नहीं, मैं अगर एमबीबीएस नहीं कर रही तो मैं क्वैक में कहलाऊंगी, राइट। तो जो फेक डॉक्टर्स होते हैं वो ये जर्नली मिसयूज के टाइम पे यूज किए जाते हैं। तो वो मिसयूज में जो भी ये लोग हैं इनके पास जाते हैं, ये पैसे वैसे लेके अबॉर्ट करा देते हैं, जो बहुत गलत चीज़ है। तो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, सबसे पहले ये होता क्या है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। तो मदर की वूम में बच्चा है तभी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड दैट सराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो अगर ये मेरा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, मैं इसको फीटस लिखती हूँ, ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा, है ना। तो हमारा फीटस है, तो ये है जिस पाउच में वो पड़ा होता है वहाँ पे होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो बेटा क्या होता है कि जो फीटस के कुछ सेल्स होते हैं ना, वो एमनियोटिक फ्लूइड में भी तैरने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ सेल्स यहाँ पर तैरेंगे, तो इन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम भी तो होगा ना, उसके सेल्स के सेल है, ह्यूमन सेल है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट के सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कहीं चले थोड़ी जाते हैं हवा में, कहीं तैर रहे होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है, या फिर कुछ और सेल्स भी आ जाते हैं जनरली। तो ये जो सेल तैर रहे होते हैं इनके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है ना, तो जब हम डॉक्टर या इंजेक्शन में भरेगा इसे तो इसके अंदर क्रोमोसोम आ जाएंगे, फिर वो उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, तो क्रोमोसोम से पता चल जाता है, क्रोमोसोम से सारे क्रोमोसोम के पैटर्न पता चल जाने हैं और सेक्स भी पता चलना है, क्योंकि लास्ट क्रोमोसोम जो होता है उसमें सेक्स पता चल जाए, एक्स वाई है या एक्स एक्स है, तो फिर उसके बेसिस पे उसका यूज होता है, राइट। तो ये होता है एमनियोसेंटेसिस, क्लियर। मैम अभी भी होता है ये इंडिया में? इंडिया में इलीगल है, इंडिया में इलीगल है, लेकिन हर अगर तुम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ बड़ा बड़ा लिखा भी होता है कि ये इलीगल है यहाँ पर, लेकिन क्वैक्स परफॉर्म कर देते हैं इसको, और कहीं कहीं जगह पर इलीगल होने के बावजूद भी अंदर ही अंदर जहाँ पर करप्शन हो जाती है वहाँ पर ये प्रोसेस अभी भी चलता है, लोग कर पाते हैं इसे काफ़ी जगहों पर बहुत सारे पैसे दे,
तो बहुत मैम गलत जो है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी है वो कैसे पता लगाएंगे इंडिया में? बेटा अगर डॉक्टर को, जैसे ये ना डॉक्टर के ऊपर रहता है, अगर डॉक्टर को लगता है ना कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्रेगनेंसी, सीवियरली रॉन्ग विद द प्रेगनेंसी, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो एमआरआई भी करते हैं, बेबी के दिल की धड़कन भी सुनते हैं फर्स्ट मंथ में, तो जब उनको लगता है ना देर इज समथिंग रियली रॉन्ग, कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो फिर लास्ट रिसोर्ट रखते हैं वो एमनियोसेंटेसिस। उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो परमिशन देंगे, क्योंकि उनको क्रोमोसोम का पैटर्न जानना है कि हमें लग रहा है कि इस बच्चे को शायद कोई डिजीज हो सकती है, उस कंडीशन में ये करेंगे। लेकिन इसका इतना ज़्यादा मिसयूज है ना, इसलिए ये इलीगल है। लेकिन स्पेशल कंडीशंस में डॉक्टर की अगर डॉक्टर सामने से परमिट कर रहा है, उस केस में ये हो पाएगा, फिर वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेंसी चाहिए होते हैं, उनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो कोई भी अगर सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कर रहा है, तो कोई डॉक्टर कभी वहाँ साइन थोड़ी करेगा, उनके भी तो लाइसेंस होते हैं ना। सो फॉर द सेफ्टी, हमेशा जो डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस अगर परफॉर्म कर रहे हैं लीगल तरीके से, तो वो सिर्फ सिवियर कंडीशन में करेंगे, जब उन्हें डाउट है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम है। otherwise it's not allowed in India. Okay? Okay, मैम। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मिसयूज की वजह से अलाउड नहीं है, अदरवाइज देखो तो कितनी अच्छी टेक्निक है ना, कि पता चल जाता है कोई प्रॉब्लम है तो। यस मैम। चलो लिख लो इसे, मतलब एक डायग्राम बना लो छोटू सा, तो तुमको याद रह जाएगा। डन मैम। मैम अच्छा, तो ये फटाफट इसने लिख भी लिया। अभी है टाइम। आज तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास है ना? यस मैम। ओके। आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास है ना? यस मैम। आर्यन, गुड, इट्स गोना बी फन। आर्यन चुप रहा करो तुम, तुम्हें बहुत टेंशन है, मैंने चाय पिया नहीं, तुम पिटोगे मुझसे। चलूं आगे? यस मैम। एमनियोसेंटेसिस, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस। ये है साइंटिफिक वर्ड, प्रीनेटल डायग्नोसिस। किसकी डायग्नोसिस करते हैं? क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन, कोई फीटल इन्फेक्शन, पॉसिबल फीटल इन्फेक्शन। व्हेन टू कंडक्ट, कब कंडक्ट करनी है? 16 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोसीजर क्या है इसका? एमनियोटिक फ्लूइड विच हैव फीटल क्रोमोसोम इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चेक्ड। तो ये नोट्स है जो तुमको एंट्रेंस क्रैक करने में मदद करेंगे। इससे पहले जो मैंने ज्ञान दिया था वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था, ठीक है? तो इसे नोट कर लो, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट नोट है। तो ये टर्म आ सकती है, प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए क्या यूज होता है? एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर यूज होता है। साइंटिफिक टर्म के बिना बायोलॉजी, कोई भी साइंस कुछ नहीं है। कंडक्ट कब करनी है और क्या क्या यूज है। मैं कभी कभार चाय पीती हूँ आर्यन, ज्यादा मत बोला करो तुम। सारी दुनिया की कंपनी वाले मुझे तभी फोन करते हैं जब लेक्चर में होती हूँ, कोई फोन नहीं करता। बताओ, डन? यस मैम। मैम ओके, 1 सेकेंड। 2 सेकेंड ले ले बेटा, हमें कौन सी जल्दी है, आज चैप्टर फिनिश होने वाला है, थोड़ा सा शायद रह जाएगा। डन मैम। Okay, let's move on. So points to remember, it is used to detect chromosomal disorder, cannot detect Mendelian disorder। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तुमको आएगा जब मैं मेंडल वाला चैप्टर कराऊंगी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कराऊंगी। तो अभी के लिए इसको लिख लो कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिटेक्ट करने में मदद कर रहा है, लेकिन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है ना, उसको डिटेक्ट करने में मदद नहीं करता, ठीक है? जीन के लेवल के डिसऑर्डर नहीं बता सकता। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं बता सकता, एक्सेप्ट दो ऐसे मेंडेलियन डिसऑर्डर तो ये जो ये डिटेक्ट कर सकता है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया एंड हीमोफीलिया। So it can detect chromosomal disorder plus sickle cell anemia plus हेमोफीलिया, और डिसऑर्डर नहीं बता पाएगा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ये नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो।
ये डिजीज तो मैं तुम्हें इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में डिटेल में कराऊंगी, ओके। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें अभी के लिए रखनी पड़ेगी सिर्फ, प्योर रट्टा, फॉर टाइम बिंग, आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड। चलो चलो, Done, ma'am. ओके लेट्स मूव ऑन। लिख लिया सबने? होल्ड ऑन मैम। ओके, आई होल्ड ऑन, हैव सम वाटर। तो वो बोले बॉटल में भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। आगे चल रही हूँ आगे। डन डन। अब हम कर रहे हैं जो कपल्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनको कौन मदद करता है? उनको मदद करती है आर्ट, एक कला, जिसकी फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है तो या तो पीछे वाले पार्ट से आएगा या फिर इस पार्ट से आएगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड हो जाता है, सिर्फ इस पार्ट से पूरा क्वेश्चन बन सकता है। तो ART स्टैंड फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, मतलब ऐसी टेक्निक जो असिस्ट करती है, हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो IVF सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो IVF स्टैंड फॉर In vitro fertilization. In vitro fertilization. वेरी गुड, इन In विट्रो vitro फर्टिलाइजेशन, fertilization. वेरी गुड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ET स्टैंड फॉर Embryo transfer. एम्ब्रियो ट्रांसफर। Embryo transfer. एम्ब्रायो नहीं है बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफर है, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर, वेरी गुड। IUT स्टैंड फॉर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रायूट्राइन। Intrauterine transfer. इंट्रा है, इंटर नहीं है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, वेरी गुड। फुल फॉर्म पता है तुमको, तुम्हारे को स्कूल में भी बहुत मदद हो जाएगी। SIFT, व्हाट इज SIFT? ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। साइकोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। रुक जा यार, मेरी इंसान हूँ मैं, तुम कमाल के लोग हो। फैलोपियन ट्रांसफर, शाबाश। लिखो भाई जिसने नहीं लिखा हुआ, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डन मैम, डन डन डन। सबका। चलो आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. IUI, IUI स्टैंड फॉर Intrauterine insemination. इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। यही है ना पक्का? यस मैम। ये है ना? Yes, ma'am. क्योंकि मुझे एकदम से क्लिक नहीं हुआ। अच्छा, AI स्टैंड फॉर Artificial insemination. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। इंसेमिनेशन, हाँ हाँ भाई, इंसेमिनेशन समझ गई, ऐसी बात नहीं है। और ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, राइट। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। किसको नहीं आती फुल फॉर्म लिखो। ये IUI यही है ना, या मुझे देखना पड़ेगा? मैम यही है। और सम यही है मैम, यही है। है ना, मेरे पास अभी NCERT चेक कर लेना, गलत ना हो। ओके चलो आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आओ पीछे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसकी बात करते हैं पहले, ठीक है। चलो प्रैक्टिस टाइम नहीं है अभी, पहले हम प्रैक्टिस कहाँ से हो जाएगी है, पहले तो कर ले। ओके, सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है इसमें, क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में? अरे अरे, मैम फ्लोपिंग टिप सेलेक्ट लिया जाता है और उसका मतलब फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है आउट ऑफ बॉडी। Ma'am, laboratory tests. इन विट्रो And फर्टिलाइजेशन test tube baby. हाँ बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। Ma'am, दूसरा नाम test है, tube baby. इसका दूसरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। बेटा रुलाओगे क्या मैम को?
ऐसी बहकी बहकी बातें करके। ये है ओवरी। कंफ्यूजन हो गया। अरे ते कंफ्यूजन में मेरी बायो हिल गई। ओवरी से ले लेते हैं क्या, एग। ठीक है, तो ओवरी से ले लिया एग। ठीक है, एग को ओवरी से लिया और दूसरी साइड पे टेस्ट ट्यूब के अंदर ही हमने कर लिया, या फिर कोई पेट्री डिश भी ले सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ पे रखे स्पर्म और उनको प्रोसेस किया। बनाए से स्पर्म को प्रोसेस किया मींस स्पर्म की कैपेसिटेशन कराई, क्योंकि कैपेसिटेशन होनी जरूरी है। स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता बिना कैपेसिटेशन के, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वो ऐसे जाएगा नहीं। अब फर्टिलाइजेशन जब बॉडी से बाहर होती है उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अगर शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है, कैपेसिटेशन का तो मौका मिला ही नहीं स्पर्म को, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम पहले ही लेबोरेटरी में उसकी फर्टिलाइजेशन मतलब कैपेसिटेशन का प्रोसेस करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऑब्टेन कर लिया एग। एग ऑब्टेन उस फीमेल से, डोनर कह लो या मदर कह लो। ठीक है, ये है मेल का स्पर्म। स्पर्म ऑब्टेन कर लिया मेल से। ओके, और इसकी बढ़िया से प्रोसेसिंग कैपेसिटेशन करा दी। फिर हमने क्या किया, ये हो गया सेकंड, मतलब फर्स्ट स्टेप ही है वैसे देखा जाए तो। फिर आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में या एक पेट्री डिश में सिंपली रखो, एग डाल दो और उसमें स्पर्म डाल दो, और यहाँ पर होने दो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बेटा माइक बंद कर ले, लगता है तुम पिट रही हो। ये होगी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होता है जब जायगोट बन जाता है, क्लीवेज। क्लीवेज। अब जायगोट के अंदर दिखाई देगी क्लीवेज। ठीक है, तो अब पेट्री डिश के अंदर क्लीवेज हो रही है। ये हम इसलिए कर सकते हैं ये प्रोसेस कि मे बी जो स्पर्म है उसका रेट कम है या मोटिलिटी कम है, तो हम पेट्री डिश लेकर बाहर ही फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं टू इंश्योर कि प्रेगनेंसी कंसीव हो ही हो। राइट, तो हम यहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब ये पहुंच जाएगा लगभग 4 to 8 सेल स्टेज, ठीक है, तब हम इसको इम्प्लांट कर देंगे। किसके अंदर हम इसको फिर इम्प्लांट कर सकते हैं, 4 to 8 सेल स्टेज में जाइगोट कहाँ पर होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, यूट्रस। हाँ, तो अगर ये वाली स्टेज है तो हम इसको डाल देंगे, फिफ्थ स्टेप हो जाएगा, सॉरी, इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो हम जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे और फीमेल को छोड़ देंगे आराम से। हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखेंगे हम उसको। एग रिलीज करने के लिए भी हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखते हैं, अच्छे हार्मोन देते हैं ताकि प्रोसेस अच्छे से हो जाए। ठीक है, और मान लो आगे चला गया थोड़ा प्रोसेस, जो एग है वो ज़्यादा डिवाइड हो गया, फिर हम कहाँ उसको प्लान करेंगे, यूट्रस में। फिर हम उसको सीधा यूट्रस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में टेस्ट ट्यूब बेबी है, जिसका सिंपली मतलब है कि बाहर लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करना है, दैट इज फ्यूजन ऑफ एग एंड ओवम, सॉरी फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। गॉट इट? यस मैम। तो ये स्टेप था ना 1, 2 एंड 3, ये थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो स्टेप आया है ना तुम्हारा 4th and 5th, वो है हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर। हाँ साहिल बोलो। तो मैम इट मींस इसमें जिफ्ट और आईयूटी दोनों यूज हो रहे हैं। जिफ्ट और आईयूटी हाँ, दोनों एम्ब्रियो टेक्निक यूज होंगे इसमें। एम्ब्रियो ट्रांसफर है, आप दोनों ट्रांसफर कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, चलो यस मैम। अब देखो, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद बना क्या हमारे पास, जाइगोट। अभी जाइगोट को डिपेंडिंग अपॉन ये कौन से सेल डिवीजन पे हम इसका करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक ही होती है। ठीक है, अब एम्ब्रियो ट्रांसफर कौन से तरीके का हो सकता है, या तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, कि अगर एम्ब्रियो ज्यादा सेल डिवीजन की स्टेज पे है तो हम उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नहीं तो अगर वो वही 6 to 8 सेल स्टेज पे है तब हम करेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, पर हमने उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। तो टेक्निकली आईवीएफ के बाद जो जाइगोट बना उसको हम करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी की टेक्निक में डाल देंगे। और ये आईयूटी अगर मैं बोलूं और जिफ्ट बेसिकली ईटी की ही तो टेक्निक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर की ही टेक्निक्स है। तो हम किसी भी टेक्निक से इस एम्ब्रियो को डाल सकते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, जो इसको आगे रेस करेगी। और ज़रूरी नहीं है मदर की बॉडी में डालना है, अगर मदर की बॉडी बहुत हेल्दी नहीं है या उसके यूट्रस में कंसीविंग पावर नहीं है ज़्यादा, तो कोई सरोगेट मदर की बॉडी में भी डाल सकते हैं। ओके, यस मैम। क्लियर, सबको क्लियर? यस मैम। आगे चलो। Yes, ma'am. यस मैम। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का क्या मतलब होगा,
वर्ड में देखो, वर्ड में आंसर है। यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन कर दी कि स्पर्म की मान लो शायद मोटिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो हमने जो है वो सीधा यूट्रस के अंदर रिलीज करवा दिया। ठीक है, मे बी स्पर्म की मोटिलिटी ज़्यादा नहीं है, या मेल को इरेक्शन की प्रॉब्लम है कि उसमें इरेक्शन प्रॉपर नहीं होती है। तो मैंने बताया था ना कि अगर इरेक्शन प्रॉपर नहीं होती है तो स्पर्म सीमन रिलीज नहीं होगा सही से। इन सभी कंडीशन में हम क्या करते हैं, या मान लो कि मेल में कोई फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो किसी डोनर से हम लोग स्पर्म ले रहे हैं, राइट। तो अगर किसी डोनर का स्पर्म ले रहे हैं तो उसका स्पर्म मेडिकली रिमूव करके उसको फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं IUI। ओके, हाँ आर्यन, गॉट इट, समझ आया ये? यस यस मैम। मैम। ठीक है, उसके बाद है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा? किससे गया? चुप क्यों हो गए यार? इतना चुप मत हुआ करो, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। थक गए क्या? नो मैम। फिर मैम जो IUI हमने किया वही तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। हाँ वही तो मैं पूछ रही था, अभी तो पूछ रही। बताओ, कोई डिफरेंस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन? एनी डिफरेंस? नो मैम, कोई डिफरेंस नहीं है। मैम श्योर? सीमन को बोल बोल बोल। मैम सीमन को भेजना या डायरेक्ट यूट्रस में इंसेमिनेशन करनी? वो होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में जो हाँ हाँ सेम ही बोल होगा, बोल। और कैसे तुम उसको आर्टिफिशियली यूट कैसे इंसेमिनेशन करवाओगे फिर? उसको यूट्रस में करते हैं इंजेक्ट। अरे सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते भाई, क्या हो गया? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोली एक, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बताओ भाई, फर्क बताओ। मैम कोई फर्क नहीं होगा, जो आर्टिफिशियली और कैसे करवा सकते हो तुम इंसेमिनेशन? ठीक है, चल तेरे को लगता है नहीं फर्क होगा, और किसी को लगता है तो बोलो, क्या बोल रही थी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में वेजाइना में करवाते हैं उन्हें, और इंट्रा यूटेराइन? यूट्रस में। अच्छा, ओके, वजाइना में छोड़ देते हैं इंसेमिनेट करके। हाँ ओके, जी। दैट्स इंटरेस्टिंग। और कोई बोलो, पार्टिसिपेट तो करो। अरे इतनी शांति नहीं करनी है भाई, मातम नहीं बनाना है। मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है तो मैं खोलती। एनसीईआरटी है, खोलो जरा एनसीईआरटी। इस चैप्टर का लास्ट पेज खोलो, लास्ट पेज। मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं, मैं क्या करूँ? रुको, अभी टाइम है हमारे पास 6 मिनट है। 1 मिनट में एनसीईआरटी लेकर आती हूँ। खोलो। मिली भाई एनसीईआरटी? मेरे पास है पेज नंबर 64 पे। तुम्हारे पास भी है ऐसे वाला पेज है? यस मैम। Yes. मिली? अच्छा, मैम आ जाओ आ जाओ। बहुत फाइन सी बात है, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए कहाँ ढूंढनी है। पेज नंबर 64 पे देखो, पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मिला, यस मैम। और उसके नीचे ही 2 लाइनें छोड़ के इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन मिला। यस मैम। यस देखो मैम देखो अब कैसे पढ़ते हैं इसको। कहाँ है? इनफर्टिलिटी केसेस either due to inability of the male partner to inseminate the female, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा फीमेल, तो मोस्टली मे बी इरेक्शन प्रॉब्लम हो जो हमने कहा था, या फिर ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, कि स्पर्म काउंट इतना कम है एजैकुलेशन में कि जो सीमन रिलीज हो रहा है उसमें स्पर्म इतने कम है कि ओवम तक पहुंच ही नहीं पा रहे। कोई भी रीजन होता है, कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स।
ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं. इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड either from the husband or the healthy donor is artificially introduced either into the vagina into the uterus, that's it intrauterine insemination of the female. ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम बोल रहे हैं, एक बड़ी टर्म ले ली हमने टेक्निकली. एक्चुअली में तुम्हारा आंसर भी इनकरेक्ट नहीं था, इसने मेरे को यूट्रस वाला बोला था. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उन्होंने सिंपली सी टर्म बोली कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक प्रोसेस है, किसी डोनर से ले लो स्पर्म, ठीक है, या फिर किसी उसी फादर से ले लो, उसी के मेल पार्टनर से ले लो और उसको आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी में डाल दो. ठीक है, या तो तुम उसको वजाना तक छोड़ दो या फिर तुम उसको सीधा यूट्रस तक इंसेमिनेट कर दो, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तुम वो स्पेसिफिक नहीं बता रहा कि लोकेशन कौन सी है, लेकिन वो कह रहा है वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वन टाइप. तो वन टाइप है ये, तो सेम तो नहीं मैं कहूँगी. वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है कि जो तुमने स्पर्म सीमन छोड़ा है वो बेसिकली तुमने यूट्रस के अंदर छोड़ा है. तो दैट इज वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नोन एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. तो ये लाइंस बहुत क्लोज है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और IUI. समझ में आया फर्क क्या मिला? कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक बड़ा प्रोसेस है और उसका एक कैटेगरी है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. समझ आया डिफरेंस? यस मैम. पक्का? यस मैम. Yes, ma'am. है ना? राइट. तो एनसीईआरटी बहुत क्लोज लिखता है कुछ चीज़ों को, बड़े ही ध्यान से उसको डिवाइड करना पड़ता है. ओके, तो एक ही प्रोसेस नहीं हुआ, ये थोड़ा तो अलग है. अगर मैं वजाइना में छोड़ दूंगी तो थोड़ा डिफरेंट नाम ले दूंगी, लेकिन इन्होंने और डिटेल में नहीं जाना तो ठीक है फाइन. पर ज़्यादा सक्सेसफुल कौन सा होगा, यूट्रस वाला या वजाइना वाला? यूट्रस यूट्रस वाला ऑब्वियसली. तुमने उसको और आगे धक्का दे दिया तो चांसेस है कि ये सारे स्पर्म तो ऊपर चले जाएंगे. चलो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करेंगे? अरे गलत हो या सही हो, आंसर बोलना नहीं छोड़ना है. These are those techniques when our resistment those sperm count is low. हाँ, ऐसी कंडीशन जिसमें स्पर्म काउंट लो है, मान लो, ठीक है, या स्पर्म मोटिलिटी ज़्यादा नहीं है, हमें इंश्योर करना है कि भाई पक्का फर्टिलाइजेशन हो. हमें डाउट है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, मे बी फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, वो बहुत ही हॉस्टाइल है, मतलब कि स्पर्म को नहीं आगे बढ़ने देते. तो हम क्या करते हैं, बाहरी फर्टिलाइजेशन कराएंगे. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने स्पर्म और एग को एक ही साथ छोड़ दिया था टेस्ट ट्यूब में कि भाई कर लो फर्टिलाइजेशन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या लेंगे हम लोग, इंजेक्शन लेंगे जिसमें अगर ये एग है, ये हमारा एग है, ये उसका प्यारा सा न्यूक्लियस है, प्रोन्यूक्लियस, ठीक है. अब हम इसके अंदर डायरेक्टली इंजेक्शन से, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है ये, बहुत ध्यान से, इंजेक्शन के थ्रू हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, हम इसके अंदर मेल का भी प्रोन्यूक्लियस डाल देंगे. ठीक है, थोड़ा मैंने बड़ा दिखाया दिखाने के पर्पज से, और कुछ नहीं. तो मेल का न्यूक्लियस इसी के अंदर हम लोग इंड्यूस कर देंगे. यार मैं थोड़ा पास दिखा दिया, रुको, सॉरी, यहाँ बनाएंगे. तो हम इतना पास इंड्यूस करेंगे कि इंश्योर हो जाए कि हाँ यार इनमें फर्टिलाइजेशन हो रही है. लेट्स से दिस वन, ठीक है. तो इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. हमको इंश्योर करना है कि इनमें फर्टिलाइजेशन हो ही हो. तो ये हमारा है प्रोन्यूक्लियस मेल का और ये हमारा फीमेल. समझ आया? यस Yes, मैम. ma'am. तो Yes, मुझे ma'am. बताओ, अगर मैं बहुत स्पेसिफिक पूछूं, तुमको क्या लगता है, वैसे कोई पूछेगा नहीं, IVF ज़्यादा फर्टिलिटी या ICSI ज़्यादा रेट ऑफ फर्टिलिटी शो करेगा? ICSI. हाँ, ICSI. वो स्पेसिफिक है कि मैम फर्टिलाइजेशन, ICSI. हाँ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है. ये सारी टेक्निक्स बहुत अच्छी है, फैमिली कंसीव कर सकती है. प्रेगनेंसी जो भी कंडीशन है, जो भी गेमिट है, तुम उसको फीमेल की बॉडी में डालो जो मदर बनना चाहती है, या फिर तुम सैरोगेट मदर की बॉडी में डालो. सैरोगेट मदर कोई और फीमेल जिसकी वूम 9 मंथ्स के लिए उस बेबी को कंसीव करेगी, फिर वो पेरेंट्स को दे देगी. ठीक है, सैरोगेट मदर. सो दो कंडीशंस होती है. ये जनरली कोई फैमिली मेम्बर या क्लोज रिलेटिव होते हैं जो सैरोगेसी करते हैं, बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है. फीमेल की पूरी बॉडी उसमें यूज हो रही है, राइट. तो मुझे बताओ कि ये टेक्निक से एक फैमिली पेरेंट्स तो बनती है, क्या इसका कोई ड्रॉबैक होगा? इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? प्रोस तो है कि
give infertile couple a chance of having baby? ड्रॉबैक क्या होगा? या कोई भी डिसएडवांटेज ऐसा कुछ? अरे कुछ तो होगा, हर चीज का होता है, कुछ तो आएगा। बेटा नेचुरल मेथड के भी ड्रॉबैक थे कि फेलियर रेट हाई है, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होगा। क्या हो गया? हाय से मन उठ गया, केमिस्ट्री पढ़नी है? या फिर हो सकता है जैसे कि लाइक सरोगेट मदर को कोई एसटीआई या फिर एसटीडी हो तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, फिर चेक करके करते हैं, ऐसे नहीं करते, चेक करके करते, मेडिकल प्रोसीजर है ये नहीं होता। ठीक है, इसका ड्रॉबैक होगा एक कि ये है बहुत एक्सपेंसिव। अगर ये एक्सपेंसिव है दैट मीन्स अवेलेबल टू लिमिटेड पीपल, बहुत ही कम लोग इसे यूज कर सकते हैं ना, हर कोई यूज ही नहीं कर सकता, बहुत कम लोग, जो अमीर है वही कर पाएंगे। बेटा जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो तो ये नहीं कर पाएंगे, राइट। और इसके एथिकल रीजंस है, एथिकल रीजन मैं ड्रॉबैक में तो नहीं लिखूंगी, लेकिन लोग डू बिलीव करते हैं कि ये एक नेचर के खिलाफ प्रोसीजर है। आप मेडिकल साइंस में कैसे बाहर एग बना के बॉडी में डाल रहे हो, तो नेचर के खिलाफ है, तो वो एक एथिकल रीजन होता है जो इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो लिमिटेड पीपल के लिए अवेलेबल है, लिमिटेड फैसिलिटीज़ में ही अवेलेबल है, हर जगह पे स्प्रेड नहीं है ये। अब मैं इंडिया की बात करूँ तो हर ज़िले में नहीं मिलेंगे, तो इसका ड्रॉबैक है, राइट। तो एक और प्रोसीजर होता है फॉर इनफर्टाइल कपल टू हैव अ बेबी, कोई नाम बताएगा? गिफ्ट, एडॉप्शन, सॉरी मैम, सॉरी, रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं, अडॉप्शंस, अडॉप्ट आप हमेशा कर सकते हो, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं आपको फॉलो करने होते हैं, और उसके बाद आप अडॉप्ट कर सकते हो किसी भी बेबी को, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होता। ठीक है, इसके एथिकल रीजन होते हैं, कुछ लोग होता है कि अपना खून है तो हम और किसी का नहीं लेंगे, ऐसे लॉजिक लगाते हैं वो, बट इट डजेंट मैटर एक्चुअली। हम सब अगर टेक्निकली देखें तो होमोसेपियंस है, तो हम सबके सब अगर देखा जाए तो सारे के सारे कौन से, हम सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी अफ्रीका से आए थे, तो अगर टेक्निकली देखें तो हम सारे एक ही तो स्पीशी के हैं। तो मतलब ये मुझे थोड़ा बहुत इनवैलिड रीज़न लगता है, बट सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। एनीवेज, तो अडॉप्शन इज़ अ वे कि कोई भी फैमिली बेबी कर सकती है, इवन सिंगल पेरेंट्स भी अडॉप्ट करते हैं। अगर आपको पता है मिस यूनिवर्स जो इंडिया की सबसे पहली थी, कौन थी फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया? लारा दत्ता। सेकेंड थी सुष्मिता सेन। तो सुष्मिता सेन अडॉप्टेड 2 बेबीज, बेबी गर्ल्स हैं उनकी। यस, तो लारा दत्ता नहीं थी वो, सुष्मिता सेन थी, फिर लारा दत्ता थी। क्या है भाई? तो अडॉप्शन ऑलवेज इज ऑप्शन टू अडॉप्ट अ बेबी, जिससे आप उसको भी अच्छी लाइफ देते हो और आपकी लाइफ में भी कोई आ जाता है, लेकिन सबकी अपनी चॉइस होती है, तो जो चॉइस उनको फिजिबल लगती है वो उससे कंसीव करते हैं, राइट। सॉरी मैं आज क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगी, आपकी क्लास का टाइम हो गया। ओके, सो आलम सर, सर आगे हैं? हाँ सर आ गए हैं, सुनील सर हैं, तो आप उनको होस्ट बना दीजिए। हाँ जी सर, एक सेकंड, सुनील कुमार, राइट? यस यस। हाँ जी, और कहीं मैंने गलती से बच्चे को होस्ट बना दिया, दिक्कत हो जाएगी। ओके, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओ मैम। पक्का? देख लो मौका अभी। नो? डन? Yes. डन मैम। डन मैम। Okay, then I'll stop sharing my screen.